हेलो, वेलकम टू नॉलेज हब। नॉलेज हब के इस वीडियो में आपका स्वागत है। दोस्तों, हम यूपीएससी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स को सॉल्व कर रहे हैं। यह 2011 का क्वेश्चन पेपर है। इससे पहले 3 वीडियो अपलोड किए जा चुके हैं। यह चौथा वीडियो है। तो शुरू करते हैं आज का वीडियो। 31वां प्रश्न है, यह संदेह है कि ऑस्ट्रेलिया में हाल में आई बाढ़ ला नीना के कारण आई थी। ला नीना एल नीनो से कैसे भिन्न है? आप ये बताना है ला नीना और एल नीनो कैसे आपस में भिन्न है। एक, लानीना विषुवतीय हिंद महासागर में समुद्र के असाधारण रूप से ठंडे तापमान से चरित्रित होता है, जबकि एल नीनो विषुवतीय प्रशांत महासागर में समुद्र के असाधारण रूप से गर्म तापमान से चरित्रित होता है। 2, एल नीनो का भारत की दक्षिणी पश्चिमी मानसून पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है, किंतु ला नीना का मानसूनी जलवायु पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। उपर्युक्त में से कौन सा या कौन से कथन सही है? ऑप्शन ए केवल एक, बी केवल दो, सी एक और दो दोनों, या फिर डी ना तो एक और ना ही दो। इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, ना तो एक और ना ही दो। ला नीना का संबंध पश्चिमी प्रशांत महासागर के ऊष्मन से है, जबकि एल नीनो का संबंध पूर्वी प्रशांत महासागर जल के तापमान में वृद्धि से है। एल नीनो का भारत के दक्षिण पश्चिमी मानसून पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है, जबकि ला नीना के कारण इंडोनेशिया एवं ऑस्ट्रेलिया के समीपवर्ती भागों में सामान्य से अधिक वर्षा होती है और भारत में भी ग्रीष्मकालीन मानसून अधिक सक्रिय हो जाता है। अगला प्रश्न है, भारत की गिनती जनांकिकीय लाभांश यानी डेमोग्राफिक डिविडेंड वाले देश के रूप में की जाती है। ऐसा इसलिए क्योंकि ऑप्शन ए, यहाँ 15 वर्ष से कम आयु वर्ग की जनसंख्या अधिक है। बी, यहाँ 15 से 64 वर्ष आयु वर्ग की जनसंख्या अधिक है। सी, यहाँ 65 वर्ष से अधिक आयु वर्ग की जनसंख्या अधिक है। या फिर डी, यहाँ की कुल जनसंख्या अधिक है। इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, यहाँ 15 से 64 वर्ष आयु वर्ग की जनसंख्या अधिक है। भारत की गिनती जनांकिकीय लाभांश यानी डेमोग्राफिक डिविडेंड वाले देश के रूप में की जाती है। इसका कारण यह है कि यहाँ 15 से 64 वर्ष आयु वर्ग की जनसंख्या अधिक है तथा बच्चों एवं वृद्धों की संख्या कम है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित पर विचार कीजिए। 1, शिक्षा का अधिकार। 2, समानता के साथ सार्वजनिक सेवा प्राप्त करने का अधिकार। 3, भोजन का अधिकार। मानवाधिकारों की व्यापक उद्घोषणा के अंतर्गत उपर्युक्त में से कौन सा या कौन से अधिकार मानवाधिकार या अधिकारों में आता है? ऑप्शन ए केवल एक, बी केवल एक और दो, सी केवल तीन, या फिर डी एक, दो और तीन, तीनों। इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, एक, दो और तीन। मानव अधिकारों की व्यापक उद्घोषणा के अंतर्गत शिक्षा का अधिकार अनुच्छेद 26, समानता के साथ सार्वजनिक सेवा प्राप्त करने का अधिकार अनुच्छेद 21 क्लॉज 2 तथा भोजन का अधिकार अनुच्छेद 25 क्लॉज 1 आते हैं। 34वां प्रश्न है, भारत में किसी धार्मिक संप्रदाय या समुदाय को यदि राष्ट्रीय स्तर पर अल्पसंख्यक वर्ग का दर्जा दिया जाता है तो वह किस विशेष लाभ या लाभों का हकदार हो जाता है? एक, यह संप्रदाय समुदाय विशेष शैक्षणिक संस्थापनों या संस्थाओं की स्थापना और संचालन कर सकता है। 2, भारत के राष्ट्रपति स्वयमेव इस संप्रदाय या समुदाय के एक प्रतिनिधि को लोकसभा में मनोनीत कर सकते हैं। 3, यह संप्रदाय समुदाय प्रधानमंत्री के 15 पॉइंट कार्यक्रम का लाभ प्राप्त कर सकता है। उपर्युक्त में से कौन से कथन सही है? ऑप्शन ए केवल एक, बी केवल दो और तीन, सी केवल एक और तीन, या फिर डी एक, दो और तीन। इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, केवल एक और तीन। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 30 के अंतर्गत शिक्षा संस्थाओं की स्थापना और प्रशासन करने का अल्पसंख्यक वर्गों का अधिकार है। अनुच्छेद 30 क्लॉज 1 के अनुसार धर्म या भाषा पर आधारित सभी अल्पसंख्यक वर्गों को अपनी रुचि की शिक्षा संस्थाओं की स्थापना और प्रशासन का अधिकार होगा। अनुच्छेद 30 क्लॉज 2 के अनुसार शिक्षा संस्थाओं की सहायता देने में राज्य किसी शिक्षा संस्था के विरुद्ध इस आधार पर विभेद नहीं करेगा कि वह धर्म या भाषा पर आधारित किसी अल्पसंख्यक वर्ग के प्रबंध में है। केंद्र सरकार द्वारा अल्पसंख्यक वर्गों के कल्याण के लिए प्रधानमंत्री का 15 पॉइंट कार्यक्रम प्रारंभ किया गया है। 35वां प्रश्न है, भारत की संचित निधि से निधि निकालने के लिए निम्नलिखित में से किसका अनुमोदन अनिवार्य है? ऑप्शन ए भारत के राष्ट्रपति का, बी भारत की संसद का, सी भारत के प्रधानमंत्री का, या फिर डी संघीय वित्त मंत्री का। तो संचित निधि से निधि निकालने का अधिकार
भारत की संसद को है। इस तरह से इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी। भारत की संचित निधि से निधि निकालने के लिए भारत की संसद का अनुमोदन अनिवार्य है। व्यय के विषय में संसदीय नियंत्रण की धुरी है भारत की संचित निधि। यह एक जलाशय है जिसमें भारत सरकार को प्राप्त सभी राजस्व और उसके द्वारा लिए गए सभी उधार संदत्त किए जाएंगे। अनुच्छेद 266 क्लास 3 के अनुसार भारत की संचित निधि में से धनराशियां विधि के अनुसार ही व्यय की जाएंगी। अगला प्रश्न है, करों और सरकारी कामकाज के निर्वाह में हुई अन्य प्राप्तियों से संघीय सरकार को प्राप्त हुआ समूचा राजस्व जमा होता है। कहाँ जमा होता है? ऑप्शन ए, भारत की आकस्मिक निधि में, बी, लोक लेखे में, सी, भारत की संचित निधि में, या फिर डी, निक्षेप तथा अग्रिम निधि में। इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, भारत की संचित निधि में। करों और सरकारी कामकाज के निर्वाह में हुई अन्य प्राप्तियों से संघीय सरकार को प्राप्त हुआ समूचा राजस्व भारत की संचित निधि में जमा होता है। अनुच्छेद 266 क्लास 1 के अनुसार अनुच्छेद 267 के उपबंधों के तथा कुछ करों और शुल्कों के शुद्ध आगम पूर्णतः या भागतः राज्यों को सौंप दिए जाने के संबंध में इस अध्याय के उपबंधों के अधीन रहते हुए भारत सरकार को प्राप्त सभी राजस्व उस सरकार द्वारा राज्य हुंडियों में निर्गमित करके उधार द्वारा या अर्थोपाय अग्रिमों द्वारा लिए गए सभी उधार और उधारों के प्रति संदाय में उस सरकार को प्राप्त सभी धनराशियों की एक संचित निधि बनेगी, जो भारत की संचित निधि के नाम से जानी जाएगी। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन सा मूल कर्तव्य नहीं है? ए, लोक चुनाव में मतदान करना, बी, वैज्ञानिक प्रवृत्ति विकसित करना, सी, सार्वजनिक संपत्ति की सुरक्षा करना, या फिर डी, संविधान के प्रति निष्ठावान रहना और उसके आदर्शों का सम्मान करना। इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, लोक चुनावों में मतदान करना। भारतीय संविधान के अंतर्गत लोक चुनावों में मतदान करना मूल कर्तव्य नहीं है। अनुच्छेद 51 क मूल कर्तव्य के तहत भारत के प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य होगा कि वह संविधान का पालन करे और उसके आदर्शों, संस्थाओं, राष्ट्रध्वज और राष्ट्रगान का आदर करे। स्वतंत्रता के लिए अपने राष्ट्रीय आंदोलन को प्रेरित करने वाले उच्च आदर्शों को हृदय में संजोए रखे और उनका पालन करे। भारत की प्रभुता, एकता और अखंडता की रक्षा करे और उसे अक्षुण्ण रखे। देश की रक्षा करे और आह्वान किए जाने पर राष्ट्र की सेवा करें। वैज्ञानिक दृष्टिकोण, मानववाद और ज्ञानार्जन तथा सुधार की भावना का विकास करें। सार्वजनिक संपत्ति को सुरक्षित रखें और हिंसा से दूर रहें। अगला प्रश्न है, संविधान का 73वां संशोधन अधिनियम 1992, जिसका लक्ष्य देश में पंचायती राज संस्थापनों को प्रोत्साहित करना है, निम्नलिखित में से किस या किन चीज़ों की व्यवस्था करता है? एक, जिला योजना समितियों का गठन करने की। दो, राज्य निर्वाचन आयोगों द्वारा सभी पंचायतों का चुनाव करने की। तीन, राज्य वित्त आयोगों की स्थापना करने की। निम्नलिखित कूटों के आधार पर सही उत्तर चुनिए। ए, केवल एक, बी, केवल एक और दो, सी, केवल दो और तीन, या फिर डी, इनमें से कोई नहीं। इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी, इनमें से कोई नहीं। संविधान का 73वां संशोधन अधिनियम 1992 द्वारा भारत में त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था की स्थापना की गई है। ये ग्राम, ब्लॉक और जिला स्तर पर स्थापित की गई हैं। इन्हें क्रमशः ग्राम सभा, ब्लॉक अथवा समिति और जिला परिषद के नाम से जाना जाता है। यह अधिनियम 24 अप्रैल 1993 से पूरे देश में लागू हुआ था। अगला प्रश्न है, भारत में विकलांग व्यक्तियों यानी पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज़ की संख्या लाखों में है। वैधानिक स्तर पर उन्हें कौन कौन से लाभ उपलब्ध है? एक, सरकार द्वारा चलाए जा रहे स्कूलों में 18 वर्ष की आयु तक निःशुल्क शिक्षा। दो, व्यवसाय स्थापित करने के लिए वरीयता से भूमि का आवंटन। तीन, सार्वजनिक भवनों में ढाल की उपलब्धता होना। ढाल का मतलब होता है रैंप। उपर्युक्त में से कौन से कथन सही हैं? ऑप्शन ए, केवल एक, बी, केवल दो और तीन, सी, केवल एक और तीन, या फिर डी, एक, दो और तीन। इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी, एक, दो और तीन। विकलांग व्यक्ति समान अवसर अधिकारों की रक्षा और पूर्ण सहभागिता अधिनियम 1995 नामक कानून फरवरी 1996 में लागू किया गया। इस कानून के तहत केंद्र और राज्य स्तर पर विकलांगों के पुनर्वास को बढ़ावा देने वाले कार्यक्रमों जैसे शिक्षा, रोजगार और व्यावसायिक प्रशिक्षण, अनुकूल परिवेश का निर्माण, विकलांगों के लिए पुनर्वास सेवाओं का प्रावधान, संस्थागत सेवाएं और सहायक सामाजिक सुरक्षा उपाय जैसे केंद्र और राज्य दोनों स्तरों पर बेरोजगारी भत्ता तथा शिकायत निवारण तंत्र आदि बातों पर ध्यान दिया गया है। इसी के अंतर्गत विकलांग बच्चों को 18 वर्ष की आयु तक अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान है तथा व्यवसाय स्थापित करने के लिए वरीयता से भूमि का आवंटन,
तथा सार्वजनिक भवनों में ढाल यानी रैंप की उपलब्धता का भी प्रावधान किया गया है। आखिरी क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारत में महानगर योजना समिति 1. भारतीय संविधान के प्रावधानों के अंतर्गत गठित होती है। 2. उस महानगरीय क्षेत्र के लिए विकास योजना प्रारूप तैयार करती है। 3. उस महानगरीय क्षेत्र में सरकार की प्रायोजित योजनाओं को लागू करने का पूर्ण दायित्व पूरा करती है। उपर्युक्त में से कौन सा या कौन से कथन सही हैं? ऑप्शन ए केवल 1 और 2, बी केवल 2, सी केवल 1 और 3 या फिर डी 1, 2 और 3। इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए केवल 1 और 2। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 243 जेड में महानगर योजना के लिए समिति के गठन का प्रावधान है। इसके अनुसार प्रत्येक महानगर क्षेत्र में संपूर्ण महानगर क्षेत्र के लिए विकास योजना प्रारूप तैयार करने के लिए एक महानगर योजना समिति का गठन किया जाएगा। इसी के साथ आज की वीडियो का यहीं पर अंत होता है। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।